नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 73वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम जापान का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं और जापान के प्रादेशिक अध्ययन में हम पढ़ रहे थे जापान का उच्चावच। उच्चावच में हमने जापान को दो प्रकार के उच्चावचों में बांटा था। प्रथम पर्वतीय प्रदेश, जो कि जापान के लगभग 86% भूभाग पर फैला हुआ है, यानी 86% जो जापान का क्षेत्रफल है उसका पर्वत भाग इसमें पाए जाते हैं। और पर्वत भागों में हमने देखा पर्वतीय भागों की विशेषता है कि जापान में ज़्यादातर कौन से पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ पर 500 के लगभग क्या है, ज्वालामुखी पर्वत हैं और उसमें से 60 हैं वो किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं, जागृत ज्वालामुखी हैं। तो 500 के लगभग कुल ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 60 जागृत ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा मध्य भाग है वो कैसा है, कमज़ोर भूप्रपट्टी है, कमज़ोर भाग है, जिसके कारण वहाँ पर क्या है, भूकंप आते हैं। लगभग 1500 भूकंप एक वर्ष में यहाँ पर आते हैं। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, भूकंपों का देश कहा जाता है। मध्यवर्ती घाटी जो है उसके पश्चिमी भाग में जो स्थित पर्वत हैं, पश्चिमी भाग के जो पर्वत हैं पश्चिमी भाग के पर्वत पूर्वी भाग के पर्वतों की तुलना में ऊंचे हैं। यानी पश्चिमी भाग के पर्वत जो हैं, यानी जो जापान सागर की ओर हैं, वो पर्वत ज़्यादा ऊंचे हैं प्रशांत महासागर की ओर जो पूर्वी भाग की ओर पर्वत श्रेणी जो स्थित है उनकी तुलना में। इसमें हमने देखा था 3000 मीटर से ऊंची जो श्रेणियां हैं उसमें अकायसी के गाने, और हिडा, ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो 3000 मीटर से ऊंची हैं। 3000 से ऊंची जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें अकायसी, किगाने और हिडा, ये 3000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत। इसके अलावा हमने देखा जापान का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कौन से द्वीप पर स्थित, होंशु द्वीप पर, जिसका नाम है फ्यूजियामा, और ये 3778 मीटर ऊंचा है। तो ये जापान के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। जापान का सबसे ऊंचा जो शिखर है फ्यूजियामा 3778 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो पहला जो भाग था पर्वतीय प्रदेश, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी है वो ले ली थी। अब दूसरा जो उच्चावच आता है वह है मैदानी भाग। नंबर 2, मैदानी भाग। जापान के लगभग 16% क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। यहाँ मैदान छोटे छोटे खंडों के रूप में पाए जाते हैं। तो 16% जो भाग है उस पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है, और ये मैदान कैसे हैं, छोटे छोटे खंडों के रूप में ही पाए जाते हैं। छोटे छोटे मैदान हैं जो विशेषतः समुद्र तटीय भागों में और पर्वत श्रेणियों के बीच बीच में फैले हुए हैं।
छोटे रूप में मुख्यतः तटीय भाग तथा पर्वत श्रेणियों के मध्य पाए जाते हैं। तो यहाँ के जो मैदान हैं मुख्यतः वो पर्वत श्रेणियों के मध्य या फिर छोटे छोटे जो तटीय भाग हैं उनमें छोटे छोटे भागों में फैले हुए हैं। ज़्यादा बड़े मैदान यहाँ पर नहीं पाए जाते। तो जापान के जो तटीय भाग हैं उनमें मैदानी भाग का विस्तार, समुद्र तटीय भागों में मैदानी भाग हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके साथ में जो पर्वत श्रेणियाँ बीच में फैली हुई हैं उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में भी मैदान है वो देखने को मिलते हैं। जापान में केवल 10 ही ऐसे मैदान हैं जिनका क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जापान में केवल 10 मैदान ही 1000 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। बाकी अन्य मैदान जो हैं वो 1000 वर्ग किलोमीटर से भी छोटे मैदान हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैदान है वो टुकड़ों के रूप में या छोटे छोटे खंडों के रूप में मैदान है वो देखने को मिलते हैं। जापान के केवल 10 ही मैदान ऐसे हैं जो 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े हैं, जिनमें क्वांटो, इशिकारी, नोबी, इसके अलावा इशिकारी, नोबी, ये मैदान अलग अलग द्वीपों पर फैले हुए हैं। क्वांटो, इशिकारी, नोबी, एचिगो, टोकांची, ये जापान के मुख्य मैदान हम देख रहे हैं। 10 मैदान जो बड़े हैं, टोकांची, नेमुरो मध्य मैदान, नेमुरो मध्य मैदान, इसके अतिरिक्त सेंडाई, किनाई, तुसुकुशी, सेंडाई, केन्नाई, तुसुकुशी। तो ये 10 मैदानी भाग हैं जो 1000 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं, जिसमें क्वांटो जो कि जापान का सबसे मुख्य मैदान है, इसके बाद में इशिकारी, नोबी, एचिगो, टोकांची, नेमुरो मध्य मैदान, सेंडाई, केन्नाई और तुसुकुशी, ये जापान के मुख्य मैदान हैं जो कि लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर से बड़ी हैं। द्वीपों के अनुसार हम देखें तो जो सबसे पहला उत्तरी जो द्वीप है होक्काइडो, उसमें इशिकावा, नेमुरो और टोकांची, होक्काइडो द्वीप, इसमें इशिकारी, नेमुरो और टोकांची। तो ये मैदान है, ये तो कौन से द्वीप में है? होक्काइडो द्वीप के मैदान, नेमुरो मैदान है, टोकांची मैदान है और इशिकारी मैदान है। ये 3 मैदान ये तो पाए जाते हैं होक्काइडो द्वीप में। इसके अलावा मध्य मैदान है वो भी होक्काइडो द्वीप के अंदर स्थित है। मध्य मैदान 10 में से जो 4 मैदान हैं वो कौन से द्वीप में स्थित हैं? होक्काइडो द्वीप में 4 मैदान हैं वो पाए जाते हैं, जैसे इशिकारी, नेमुरो, टोकांची और मध्य मैदान। होंशु द्वीप में क्वांटो, किनाई, नोबी,
नोबी एचिगो। ये जो मैदान हैं ये कौन से द्वीप में पाए जाते हैं? होन्शु द्वीप, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसमें क्वांटो, किनाई, नोबी एचिगो, सेंडई द्वीप भी सेंडई जो मैदान है वो भी कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा क्यूशु द्वीप जो है उसके ऊपर एक जो शेष रह जाता है तुसुकुशी, जो कि क्यूशु द्वीप पर है। तुसुकुशी। तो इस प्रकार से ये तीन जो द्वीप हैं इनके ऊपर मैदानों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। शिकोकू द्वीप जो है उसके ऊपर मैदान का विस्तार है वो कम देखने को मिलता है। ये कह सकते हैं कि ये 4 में से 3 जो मैदान हैं उनके ऊपर ही विस्तार है वो देखने को मिलता है। मैदानी भागों की उत्पत्ति है वो पर्वतों से नीचे उतरने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुई है। ये द्वीप हो गए और उनके मुख्य मैदान। मैदानी भाग की रचना पर्वतीय भागों से उतरने वाली नदियों के द्वारा लाए गए मलबा निक्षेप से हुई है। तो ये जो मैदान बने हुए हैं ये जो नदियों के द्वारा पर्वतीय भागों से जो नदियां निकलती हैं उनके द्वारा जो निक्षेप अपने साथ में लाए जाते हैं उनके निक्षेपण से, उनके जमाव से, या नदियों के द्वारा जो मलबा लाया जाता है उसके निक्षेप से इन मैदानी भागों की रचना हुई है। कृषि और उद्योग परिवहन की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक इन्हीं मैदानों में हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कृषि केवल मैदानी भाग में ही ज़्यादा की जा सकती है। कृषि, उद्योग और परिवहन, विशेषतः सड़क एवं रेल परिवहन जो है, परिवहन का विकास सर्वाधिक इन्हीं मैदानी भागों में हुआ है। तो ये जो मैदानी भाग हैं जैसे नेमुरो है, टोकांची है, इशिकारी, मध्य मैदान, क्वांटो, केनाई, नोबी एचिगो, सेंडाई है या तुसुकुशी है, ये जो मैदानी भाग हैं इन्हीं भागों में कृषि, इसके साथ साथ में उद्योग धंधों का, जैसे कि हम जानते हैं जापान एक औद्योगिक देश है तो सर्वाधिक विकास उद्योगों का और इसके साथ में परिवहन, विशेषतः सड़क परिवहन और रेल परिवहन का विकास है वो इन्हीं मैदानों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में जापान के जो सबसे बड़े नगर हैं वो भी इन्हीं भागों में स्थित हैं। सबसे बड़े नगर मैदानी भाग में स्थित हैं, जैसे टोक्यो है, योकोहामा, ये सारे के सारे जो नगरीय भाग हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? पूरे के पूरे मैदानी भाग में यहाँ पर इन नगरों का विकास हुआ है। जापान के जो सबसे बड़े नगर जिनको हम कह सकते हैं उनका विकास इन्हीं क्षेत्रों में हुआ है, चाहे सोपेरो है या इसके अलावा निगाटा, टोक्यो, हिरोशिमा, इसके अलावा नागासाकी हैं, ये सारे के सारे मैदानी भागों में इनका विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कृषि, उद्योग, परिवहन का सर्वाधिक विकास इसी भाग में हुआ है। इसके अलावा प्रमुख औद्योगिक नगर या बड़े नगर जो जापान के हैं, जो ज़्यादा विकसित क्षेत्र हैं, वो भी इन्हीं मैदानी भागों में देखने को मिलेंगे। जैसे नागासाकी है, क्यूशु द्वीप में स्थित है नागासाकी। नागासाकी क्यूशु द्वीप में और होन्शु द्वीप पर है हिरोशिमा। ये जो दो क्षेत्र हैं इनको विशेषतः पूरे विश्व में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर
परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। तो वो ये जो दोनों शहर हैं नागासाकी और हिरोशिमा, जिसमें हिरोशिमा है वो होन्शु द्वीप पर है और नागासाकी है वो क्यूशु द्वीप पर स्थित है। क्यूशु और ये होन्शु द्वीप पर है हिरोशिमा। तो नगरीय क्षेत्रों का विकास भी मैदानी भागों में, जैसा कि हम जानते हैं जनसंख्या है वो ज़्यादा केंद्रण कहाँ पाया जाता है, मैदानी भागों में। परिवहन की सुविधाओं का विस्तार ज़्यादा हुआ है, उद्योगों का ज़्यादा विकास हुआ है, तो जनसंख्या भी इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। तो जापान की लगभग जो 80% से अधिक जनसंख्या है वो इन्हीं मैदानी भागों में निवास करती है। 80% से अधिक जनसंख्या इन मैदानों में निवास करती है। तो जापान की 80% से अधिक जनसंख्या भी इन्हीं मैदानी भाग जो 10 मैदान विशेषता हैं इनमें ही ज़्यादातर जो 80% से अधिक जनसंख्या है वो पाई जाती है। इसके अलावा अन्य छोटे मैदान हैं या पर्वतीय भाग हैं उनमें 20% जनसंख्या का केंद्रण ही देखने को मिलता है। जापान की तटीय रेखा की अगर हम बात करें तो जापान की जो तटरेखा है वो लगभग 27,000 किलोमीटर लंबी है। 27,000 किलोमीटर तटरेखा। तो सारे द्वीपों की मिलाकर के तटरेखा की लंबाई देखें तो जापान की लगभग तटरेखा है वो 27,000 किलोमीटर, क्योंकि द्वीपीय देश है, प्रत्येक द्वीप है वो चारों ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ होता है। तो इसकी वजह से तटीय सीमा रेखा जो है उसकी लंबाई अधिक होना स्वाभाविक से है। तो यहाँ पर तटीय रेखा की लंबाई ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने देखा जापान के उच्चावच में दो ही प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। एक पर्वतीय भाग जो कि जापान के लगभग पर्वत है वो कितना है 86 एक मिनट ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, मैंने 86 के अलावा जो मैदान है वो 16% पर न होकर के केवल 14% है। जहाँ पे 16 किया हुआ है वहाँ पर आप 14 कर लें। 14% है वो मैदानी भाग का विस्तार है। पीछे के वीडियो में शायद हमने यहाँ पर 14% की जगह पर 16% किया हुआ है। तो मैदानी भाग जो है वो केवल 14% क्षेत्र पर मैदानी भाग है और बाकी पर्वतीय है वो 86% भूभाग पर है। तो ये करेक्शन है थोड़ा सा, पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर 14 की जगह 16% बोल दिया था। 86% भाग जो है उसके ऊपर यहाँ पर पर्वतीय भाग पाए जाते हैं और इसके अलावा 14% है उसके ऊपर मैदानी भाग है वो पाया जाता है। तो ये करेक्शन थोड़ा सा आप कर लें, 86 और 14% है वो मैदानी भाग है। 86% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, इसके अलावा 14% जो भाग है उसके ऊपर यहाँ पर मैदानी भाग है वो देखने को मिलते हैं। तो जापान का ये हमने पूरा उच्चावच है वो पढ़ लिया। जापान के जो उच्चावच हैं उसमें पर्वतीय भाग है वो 86% पर, मैदान है वो केवल मात्र 14% पर, लेकिन मैदानी भाग जो है उसमें 80% जनसंख्या है वो जापान की। केवल 10 मैदान जो हमने बड़े मैदान पढ़े हैं जिसमें नेमुरो है, टोकांची है, इशिकेरो मध्य मैदान है, क्वांटो केनाई, नोबी, एंचिगो, इसके अलावा सेंडाई है और तुसुकुशी जो मैदानी भाग हैं 10, उनमें 80% से ज़्यादा जनसंख्या है वो जापान की निवास करती है। तटीय रेखा लंबी है 27,000 किलोमीटर के आसपास इसकी तटीय रेखा की लंबाई है। मैदानी भागों का जो निर्माण है वो पर्वतों से उतरने वाली जो छोटी नदियां हैं उनके निक्षेपण के द्वारा हुआ है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जापान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। जापान के अपवाह तंत्र, जापान में ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं,
छोटी छोटी नदियाँ हैं, क्योंकि द्वीपीय देश है, द्वीपों पर जो पहाड़ियाँ हैं उनसे निकलने वाली नदियाँ वहीं आसपास के क्षेत्र में तटीय भाग में जाकर के गिर जाती हैं। तो जापान की नदियाँ बहुत ही छोटी होती हैं, जो मध्यवर्ती पहाड़ियों से निकल के प्रपात बनाते हुए नीचे उतरती हैं और संकीर्ण मैदानी भागों से निकलते हुए समुद्र में गिरती हैं। तो विशेषता क्या है, नदियाँ बहुत छोटी हैं। तो जापान की नदियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं और जलप्रपात निर्माण करती, लगभग नदियाँ हैं वो जलप्रपात का निर्माण करती हैं, क्योंकि छोटी नदियाँ छोटे मैदानी प्रदेशों से निकल जाती हैं। ये तीव्रगामी जो नदियाँ हैं इनके ऊपर बांध बना करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मुहानों पर भारी मात्रा में रेत एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण इनका निचला भाग होता है वो नौगम्य नहीं हो सकता। तो यहाँ की नदियाँ हैं वो नौगम्य नहीं है, ये हम कह सकते हैं। जापान के अपवाह तंत्र को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र और दूसरा जापान सागर अपवाह तंत्र। दो भाग हैं, एक जापान सागरीय अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। ये दो अपवाह तंत्र यहाँ पर हैं। एक तो ये वाला भाग, यानी जो नदियाँ पश्चिम की ओर चल करके समुद्र में गिरती हैं वो तो कहाँ गिर जाती हैं, जापान सागर में, और जो पूर्व की ओर चल के समुद्र में गिरती हैं वो कहाँ गिरती हैं, प्रशांत महासागर में। इस प्रकार से दो रूपों में इसका अपवाह तंत्र है वो बटा हुआ है। प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती हैं, जैसे मैंने बता दिया। इनके नाम क्यूसो, फ्यूजी, किंताई, क्यूसो, किंती, क्यूसो, फ्यूजी, किंताई। इसके अलावा फ्यूजी। ये तो प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा अहोई है, अबुकमा, टोनकिनो, ये प्रशांत महासागरीय अपवाह की नदियां हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी लंबाई बहुत ही कम है, यानी छोटी छोटी ये नदियां हैं। योसोना, मीना, सगामी, योसोना, मीना, सुकानी, सोगामी, सोगामी, अब्रू, ये यहाँ की छोटी नदियाँ हैं। ओब्रू, तो ये प्रमुख नदियाँ हैं जापान की। क्यूसो, किंताई, फ्यूजी, अहोई, ओहई, अबुकमा, योसोना, मीना, सोगमी, सोगामी है ये, सोगामी और ओब्रू। ये तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। पर जापान सागरीय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर जाती हैं, जिसके अंतर्गत जो नदियां हैं वो कहाँ पर गिरती हैं, जापान सागर में। पश्चिम की ओर बहेंगी जापान सागर में, पूर्व की हैं वो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर की नदियां किंताई, क्यूसो, फ्यूजी, अहोई, अबुकमा, योसोना, मीना, सोगामी और ओब्रू हैं। इसके अलावा मोगामी, सिनानो, मोगामी, सिनानो, इसके अतिरिक्त हैं कुरोबी, आगानो। ये नदियां हैं जो जापान सागर में गिरती हैं। जिंतमू, इसके अतिरिक्त हाइम और तितोरी, हाइम और
तितोरी। ये नदियाँ मोगमी, सिनानो, कुरोबी, आगानो, जिंतुम, हाइम, तितोरी ये जापान सागरीय अपवाह तंत्र की यानी पश्चिम की ओर जाते हुए ये कहाँ पर गिर जाती हैं? जापान सागर में गिरती हैं। ये जापान सागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ हो गई। और प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की यानी पूर्व की ओर जो बहती हैं वो नदियाँ कहाँ पर गिर जाती हैं? प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती हैं। तो ये जापान का अपवाह तंत्र है। छोटी छोटी नदियाँ हैं, जलप्रपात बनाते हुए प्रवाहित होती हैं। तीव्रगामी नदियाँ हैं जिनके ऊपर विभिन्न जो बांध बना करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जापान की सबसे लंबी नदी है सिनानो। सिनानो जापान की सबसे लंबी नदी है, 370 किलोमीटर लंबी है। होन्शु द्वीप के उत्तर से निकल करके जापान सागर में गिरती है। 370 किलोमीटर लंबी सिनानो नदी है, वो जापान की सबसे लंबी नदी है। तो ये था जापान का अपवाह तंत्र। धन्यवाद।